नमस्कार, मैं मुनीश मल्होत्रा। आप देख रहे हैं IBP News .live। आज हम बात करेंगे कि ऐसे नेता की जिन्होंने जमीनी स्तर से लेकर के आज विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। जी हां, जमीनी स्तर से आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा जिला सीतापुर की विधानसभा हरगांव सीट पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने जोर आजमा रहे हैं। वहीं जनता के बीच दावे ठोक रहे हैं तथा तरह तरह प्रकार के वादे कर रहे हैं। इन्हीं सभी पार्टियों को मात देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी से सौरभ किशोर ने भी अपना दावा ठोका है और जनता के बीच जाकर के उनके दिलों में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, विधानसभा हरगांव सीट पर आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ किशोर एक शिक्षित प्रत्याशी हैं। सौरभ किशोर जिन्होंने जमीनी स्तर से लेकर के सभी पार्टियों को मात देने के लिए अपनी तैयारियां की हैं और जनता के बीच क्या वादे किए तथा जनता को कैसे दिला पाएंगे भरोसा, इस संबंध में जब बातचीत की गई तब सौरभ किशोर ने जनता से अपील करते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट से। जी सौरभ किशोर जी, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सौरभ किशोर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या है परिचय और आप अपने दर्शकों को और जनता को बताइए कि आपका परिचय कैसे रहा और आप राजनीति में क्यों आए हैं। जी, मैंने वर्ष 2011 में बीटेक किया, इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस से लखनऊ यूनिवर्सिटी से और मेरा निवास हिम्मतपुर गढ़ी मुंशीपुर चौराहे के पास है। गढ़ी निवासी हूँ, सीतापुर का निवासी हूँ और पूरा परिवार, सारा अधिकारियों का परिवार है और इसी कारण, इसी जागरूकता, चूंकि अधिकारी के परिवार के होने के नाते जो जागरूकता परिवार में आई, जो डिनर टेबल पे बात होती थी, उससे इन्फ्लुएंस हो करके मैं राजनीति में प्रवेश किया। अच्छा, आप तो इंजीनियर हैं, आपको नौकरी करने की बजाय आप राजनीतिक में क्यों एंट्री ली? ये सवाल आपने बहुत जायज पूछा। देखिए, होता क्या है, राजनीति, बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति वो गुरु किल्ली है जिससे सारे ताले खुलते हैं। अब आई बात, मैंने बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके उसके बाद राजनीति में प्रवेश क्यों किया। राजनीति में प्रवेश करना मेरे लिए विकल्प नहीं था। जी, विकल्प नहीं था, ये मजबूरी है। मतलब माय पॉलिटिक्स इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज कंपल्शन। वो इस वजह से कि जब हमारी बहन, हमारी बेटियां, रात में बलात्कार होता है, दिन में बलात्कार होता है, जला भी जाती है और राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, सब के सब उस चीज को जस्टिफाई करने में लग जाते हैं, तो दिल में दर्द होता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और खास तौर पर अगर बात करें तो दलित समाज की राजनीति लगभग खत्म के कागार पे थी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में एक फिर से पुनर्जागरण आया है दलितों की राजनीति, बहुजनों की राजनीति में, पिछड़ों की राजनीति में और माइनॉरिटीज की राजनीति में। तो ये आप समझिए, राजनीति का, इस देश की, भारत की राजनीति का रेनेसांस चल रहा है, यानी कि पुनर्जागरण काल चल रहा है। इसी से प्रभावित होकर के ये अपने समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, उसको समझने के लिए मैंने अपना पेशा छोड़ा, नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद मैं राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि कलम की ताकत, बाबा साहब ने बताया, कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जी। अच्छा, आपने जो इस बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आप हरगांव सीट से, तो इसमें इलेक्शन लड़ने के बजाय आपने आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों चुनी और अन्य पार्टियों को क्यों नहीं चुना आपने? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, राजनीति में आना ये एक मजबूरी थी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संपर्क में आने के बाद, उनके संघर्षों को देखने के बाद किसी और पार्टी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप सारी पार्टियां उठा करके देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की राज्य की पार्टी हो, जैसे समाजवादी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, आप ये देखिए युवाओं की भागीदारी है क्या? मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने की सोच भी सकता था, क्योंकि मेरे पास करोड़ों रुपए तो है नहीं। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ आज की राजनीति में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी में ही पॉसिबल है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप जी, चुनाव में खर्चा कितना, करोड़ों का खर्चा होता है और हम लोग यहाँ पे चुनाव, आप जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो आय व्यय का रजिस्टर मेरा उठा करके आप देखिएगा कि हम चुनाव कितने हल्के में, कितने सस्ते में निपटा रहे हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है। कारण, सबसे बड़ा कारण है
कि आज की प्रत्याशी और आज की पार्टियां जनता से कनेक्ट ना हो करके वो कनेक्ट करती है अपने आप को ठेकेदारों से। कोई भी ठेकेदार होता है गाँव का, जिसको ठेका मिलता है कि उसके पास अगर 1000 वोट है, 500 वोट है, 2000 वोट है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए दे करके उसको कहा जाता है कि अब ये गाँव तुम्हारे हवाले, यहाँ का वोट तुमको पड़ेगा। तो इस राजनीति में तो पैसा खर्चा होगा भाई। आप जैसे मेरी यहाँ पे ग्राम पंचायत 270 है, 270 है, 270 में अगर सब जगह पैसा पहुंचाएंगे तो खर्चा करोड़ों में होगा। उसकी जगह दूसरा हम लोगों ने ऑप्शन किया, जब यार काम करने आए हैं जनता के लिए तो सीधे जनता के द्वारे चलो। जनता के द्वारे चलो, इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, लोग खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। वो तो चुनाव का समय है, वरना हम लोग कहीं कहीं गांव में सोए, वहां पे रुके 2-2, 3-3 दिन। ये असली राजनीति यही है, जमीन की राजनीति। तो इस चीज को हम लोगों ने अपना एक मॉडल बनाया है। जिस तरीके से माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, उसी पैटर्न पे हम लोग आजाद समाज पार्टी को खड़ा करेंगे। आप देखिएगा कि हमारे और आपके बीच से अगली पंचवर्षीय में गांव का प्रधान, गांव का जिला पंचायत, यही सब लड़के बनेंगे जो आज मुझे चुनाव लड़ा है। मैं यहाँ मोनोपली के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा लड़का या मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी बीवी आगे किसी भी चीज में राजनीति में आएगी, इस प्रकार का नहीं है। अगर राजनीति अगली कोई आएगी तो हमारे ये साथी आएंगे। अच्छा, आपने जो अभी क्या राजनीतिक में आने से लोगों को विचार है कि आप राजनीतिक में आए इसलिए कि नौकरी से पैसा कम मिलता है, विधायक के लोग पैसा ज्यादा लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे लोग उठाते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि राजनीतिक में आने से पैसा कमाएंगे या फिर जनता की सेवा करेंगे आप। देखिए, हमने पहले ही आपसे कहा है कि हम लोग नौकरी छोड़े हुए जी, है ना, और हम लोग समाज के दुख और दर्द देख करके राजनीति में आए हैं। और रही पैसे की बात, हम लोग का पेट भरा हुआ है। हम लोग एक परिवार से हैं, एक अच्छे परिवार से हैं। ऐसा है नहीं कि हम लोगों ने कभी पैसा देखा नहीं। ये तो पुरानी राजनीति का, इस देश का ये दुर्भाग्य है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि राजनीति को इतना काला कर दिया गया है कि हमारे और आपके जैसे अच्छे लोग, अच्छे परिवारों के लोग आना नहीं चाहेंगे। आप खुद से पूछ करके देखिए कि आप अपने भाई को, अपने किसी और को राजनीति में क्या डायरेक्ट कराना चाहेंगे? 100 में 99 लोग कहते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। और ये सिर्फ पैसे का खेल, इस पैसे के खेल को हम लोग खत्म करेंगे। और आप हमारे साथ गाँव में चलिएगा किसी दिन, आपको बताएंगे हम लोग की योजनाएं हैं, कैसे लोग करेंगे। फिर आप बताइएगा पैसा वहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि जब आदमी विधायक बनता है तो उसको वेतन मिलता है, और वेतन किसको मिलता है? जो कहीं पे काम कर रहा होता है, नौकरी कर रहा होता है। हम लोग जनता के सेवक, नौकर है, उन्होंने हमको वेतन दिया है। वो वेतन ही अपने में बहुत पर्याप्त है। और काली कमाई करने वालों का क्या हाल हो रहा है आप बताओ। चुनाव कवर कर रहे हैं, आप देख चुके हैं। पुराने दिग्गज, हम लोग पहली बार है, मैंने कभी प्रधान, मेरे घर में किसी ने प्रधानी नहीं लड़ी, है ना। और आज हम विधायक लड़ रहे हैं, विधायक लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए क्षेत्र में सब केतली के माध्यम से उन्होंने सबको पानी पानी कर रखा है। हमारे कार्यकर्ताओं को पैसा दे करके तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। मगर ये दिमागी है, आजाद समाज पार्टी है, तेरी नहीं। आप 10 मार्च को जब खेती खुलेगी तो आश्चर्यचकित रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर आपको हर गांव की जनता अगर वोट देती है तो क्या जनता के लिए आपने क्या प्राथमिकताएं देंगे आप? जनता जो अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि जो काम वो नहीं कर पा रही है, जो काम उसके बस में नहीं है, जैसे कोई सब्जी लगाता है, कोई दूध का काम करता है, तो वो रोड बनाएगा नहीं, अपने घर की रोड नहीं बनाएगा, उसके लिए वो किसी को नियुक्त करता है, अपना प्रतिनिधि। तो हम जनता के प्रतिनिधि बनेंगे सही मायने में। और सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ सड़कों के हालात आप देखिएगा। अभी भाई जब आएंगे, चंद्रिका भाई 18 फरवरी को आ रहे हैं, तो आप रहेंगे, आप सड़कों की स्थिति देखिएगा। आप दलित बस्ती और मुस्लिम बस्ती में चले जाइए, इस समय अंधेरा हो गया है, आपको लगेगा किसी आप मरघटे पे आए हो, इतना सन्नाटा, क्योंकि लाइट नहीं है। तो सड़कें, सोलर लाइट्स और 75 अम्बेडकर हॉस्टल जो 50 लड़कों के होंगे और 25 लड़कियों के होंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र, जो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड होंगे सोलर पैनल के माध्यम से। और उसी के साथ महिलाओं की सुरक्षा और ये जो भीड़ वाला मामला चल रहा है,
जो गाय है, आपका भैंस है, ये फसलें जो खराब कर रहे हैं, हमारे लोग रात भर पकाते हैं वहाँ पे जानवरों को, इससे निजात दिलाएंगे। और यानी कि हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हर सिटीजन का, हर एक नागरिक का एक हक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, इस पे हम लोग काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। जी। अच्छा, अगर विधायक बनने के बाद आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उद्योग के लिए क्या योजना बनाई है? हम लोगों ने स्वरोजगार की योजना बनाई है। गांव के पलायन, गांव का पलायन, गांव में जब जब हम लोग गए हैं, हर गांव में, हर गांव की बस्ती में 20, 25, 50 लड़के लड़कियां पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब के सब जो है बेरोजगार बैठे हैं। सब मोबाइल पे लूडो खेल रहे हैं, सब मोबाइल पे फिल्में देख रहे हैं, यानी कि वो अपना समय जाया कर रहे हैं। अगर कोई जीवन मिला है मनुष्य को तो कुछ कर दिखाने के लिए मिला है। आप पत्रकार हैं, आप कुछ कर रहे हैं, हम राजनीति में आ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने बहनों भाइयों के रोजगार के लिए, चंद्रशेखर भाई का सपना है कि हम लोग जितना कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जितनी सड़कें बनेंगी, तो उस गांव का जो हमारा आदमी होगा, उस गांव का जो युवा होगा, वही स्कीम बनाएगा, उसी को हम भागीदार बनाएंगे उसमें, और उसके माध्यम से काम करेंगे। तो यानी कि हम लोग नेता के साथ साथ छोटे छोटे बिजनेसमैन तैयार करेंगे, और सरकार में आने के बाद हम लोग डेडिकेटेड फंड बनाएंगे, कॉर्पस फंड बनाएंगे, जिससे कि दलित, पिछड़े, मुसलमान, रोजगार के लिए महिलाएं, इनको 0 गारंटी पे सरकार की तरफ से पैसा मिले, रोजगार अपना चालू करने के लिए, छोटे छोटे रोजगार लगाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिले बगैर किसी गारंटी के, और उसके लिए हम लोग अलग से कॉर्पस फंड देंगे। तो योजनाएं देखिए कर के करने से होता है। एक बार जनता ने मन बना लिया है, आप देखिएगा 10 को जब खुलेगा, उसके बाद 11 तारीख से ही मेरा काम चालू हो जाएगा। फिर आप सड़कें देख लीजिएगा, लाइट की स्थिति देख लीजिएगा, और जो मैंने कहा शिक्षा का स्तर देख लीजिएगा। आप ये बताइए, अगर क्षेत्र का विधायक किसी प्राइमरी स्कूल में आकस्मिक पहुंच जाए तो वहां की व्यवस्था कैसी हो जाएगी? वहां का टीचर राइट टाइम रहेगा। तो क्षेत्र के विधायक का यही काम है, शिक्षा को जो तोड़ा गया है उसको वापस हम जोड़े, और यही चंद्रशेखर भाई का सपना है कि हमारा जितना बहुजन समाज का युवा भटक रहा है और बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको कम दाम में शिक्षा, और प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक के मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था पूरी की पूरी सरकारी। इसको प्राइवेट में कराना हो कराए, मगर मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, ये हम लोग का लक्ष्य है। क्योंकि ये मूलभूत चीज है। ऐसा हम चांद तारे तोड़ने की बात नहीं करते कि हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको बला में पट्टा करा देंगे, ये सब नफाजी हम लोग बात नहीं करते। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक। ये देश 2014 के बाद से बहुत पिछड़ गया है, शिक्षा में पीछे हो गया है। कोई भी इंडेक्स उठा करके देखिए, आप हंगर इंडेक्स उठा करके देखिए, बड़ा है हमारा देश। पॉवर्टी इंडेक्स उठा करके देखिए, हमारे रैंकिंग जो है कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी आप देखिए कहाँ है। तो इन सब चीजों को बदलाव करने के लिए चंद्रशेखर भाई ने पार्टी बनाई है, और मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करूंगा, क्योंकि भाई जो कहते हैं वो करते हैं। अगर लखीमपुर उनको जाना था परिवारों से मिलने, तेजी महाराज के बेटे ने जो गाड़ी चलाई थी, तो वो गए, मोटरसाइकिल से गए, मगर वो गए। तो जब हम कह रहे हैं कि हम सड़कें बनाएंगे, हम सोलर देंगे, हम लाइब्रेरी बनाएंगे, तो हम बनाएंगे, और ये मेरा वादा है। अच्छा, एक लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार रही तो क्या आपके ये वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी, एक विधायक अपने में बहुत बड़ा दम रखता है। एक विधायक अपने में बहुत दम रखता है, उसकी विधायक निधि आती है ठीक, उसको पास कराने का दम। आप ये देखिए 90% विधायक क्यों फेल हो जाते हैं? उनको 5 साल में यही नहीं पता चलता है कि जो पैसा, जो फंड आना है क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, वो आएगा कहाँ से। ये शासन से आता है।
और एक इंजीनियर है ना, जुगाड़ आता है हर चीज का। जुगाड़ शासन में पूरी पकड़ है और शासन के ही काम बचपन से देखते आए हैं। हमको पता है कि कौन सा फंड कब कैसे लाना है। सरकार में रहे चाहे ना रहे, मेरे क्षेत्र का विकास होगा। सड़क के लिए पैसा आता है, हर गांव में सोलर लगने के लिए पैसा आता है। वो पैसा खा लिया जाता है जब सरकार बजट अलॉट करती है, तो वो हर क्षेत्र के लिए आता है। तो जब मेरे क्षेत्र की बात आएगी तो उसका जो बजट होगा क्लेम हम करेंगे। तो कैसे लाना है मुझे पता है। सड़क 3 महीने के अंदर आपको सड़कों में बदलाव दिखेगा। सोलर लाइट तो आपको 1 ही महीने में पता चल जाएगी कहाँ से क्या स्थिति हो गई, और अम्बेडकर लाइब्रेरी की नींव पड़ जाएगी और 6 महीने के अंदर आपकी सारी लाइब्रेरीज तैयार होंगी और ये काम विधायक नहीं जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी जो आपने इतने क्वेश्चन का जवाब दिया, अच्छे से दिया, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपने आगे के लिए? देखिए, हम लोग राजनीति में आए हैं, सब के सब युवा हैं। जिस देश की आबादी 60-65% युवा है, 35 साल से कम, उसकी बागडोर आप बुजुर्गों के हाथ में कब तक सौंपेंगे? कब तक के 65-70 साल के ऊपर वाले लोग राजनीति में हमारी दिशा तय करेंगे? बुजुर्ग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो बुजुर्ग चल रहे हैं वो केवल आशीर्वाद दे रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि गलतियां कहाँ नहीं। बुजुर्गों का काम ही यही होता है कि वो मार्गदर्शन करें और असली सत्ता, असली कलम चलाना। यहाँ से नहीं, ये क्वेश्चन था कि आप जनता से क्या अपील करेंगे आपको अपने आगे भविष्य के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए? जनता का पूरा समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और जनता से मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर आप पुराने को बनाएंगे तो पुरानी व्यवस्था पाएंगे। पुराने को बनाएंगे तो यही पुरानी सड़कें, पुरानी व्यवस्था, पुरानी सोलर, लगे हुए तार, ये सब आपको मिलेंगे। और नए को आप बनाएंगे तो नई सोच, नए युवा, नया जोश आपके क्षेत्र में बदलाव करेगा। और मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा आपसे इंतजार करते हैं, हर गांव की महान जनता से, 147 हर गांव की महान जनता से, कि एक बार आप मौका दीजिए, बदलाव करिए। आप बदलाव का एक कदम बढ़ाइए, आप बदलाव में अपना जीवन न्यौछावर करिए। जी, अभी एक लास्ट सवाल ये बताइए कि आप जनता से अपने आने वाले भविष्य इलेक्शन को जीतने के लिए आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता से यही अपील है कि आपने सारी सरकारें देख ली, इस बार केतली, सारी सरकारें देख ली, इस बार केतली पे बटन दबाएं और अपने क्षेत्र का विकास के लिए एक नई बयार बढ़ाने के लिए एक नया कदम उठाइए। और आप एक कदम उठाएंगे, आप बदलाव में एक कदम उठाइए और यकीन मानिए मैं बदलाव में अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। 23 फरवरी को याद रखिए, केतली। सौरभ किशोर ने राजनीति में अभी पहला ही कदम रखा ही है, तो IBPnews.live पर देखिए सौरभ किशोर ने कैसे अपनी आने वाले भविष्य में जनता के प्रति कैसे सारी दुख व खुशियां बयां किया है। IBPnews.live पर बने रहने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरें देखने के लिए IBPnews.live को आज ही सब्सक्राइब करें और नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।